एक शख्स जो मफलर पहनता था, ऑल्टो कार चलाता था और किराए के घर में रहकर खुद को आम आदमी कहता था। और एक वक्त था जब करोड़ों भारतीयों ने उस पर यकीन भी किया था। ये कहानी है अरविंद केजरीवाल की, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आम आदमी की लड़ाई लड़ते हुए सत्ता में आए और फिर खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हो गए। तो सवाल ये है कि ये छवि हकीकत से इतनी दूर कैसे हो गई। इस पड़ताल में हम इसी ड्रामेटिक उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर होता क्या है जब एक आम आदमी जो खुद बदलाव का चेहरा था, राजनीति में आता है। और यही सवाल हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर है। चलिए उस सफर को देखते हैं जिसकी शुरुआत सिस्टम को बदलने के एक बहुत बड़े वादे से हुई थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि केजरीवाल ने अपनी एक ऐसी इमेज कैसी बनाई जो उन सब चीजों के बिल्कुल उलट थी जिसे लोग राजनीति में नापसंद करते हैं। देखिए, उनकी पहचान बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक फॉर्मर टैक्स ऑफिसर जो मफलर पहनता है, ऑल्टो कार चलाता है, किराए के घर में रहता है और जिसने करप्शन से लड़ने के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। ये पहचान उन वोटर्स से सीधे कनेक्ट कर गई जो पुराने पारंपरिक नेताओं से थक चुके थे। 2013 में सरकार बनी, लेकिन चली सिर्फ 49 दिन। पर ये 49 दिन ही ये साबित करने के लिए काफी थे कि देखो, बदलाव मुमकिन है। और बस इसी ने एक जबरदस्त वापसी की नींव तैयार कर दी। तो ये तो थी शुरुआत। अब देखते हैं कि इस वादे ने कैसे एक ऐसी जीत दिलाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये देखिए, जीत का पैमाना। ये कोई आम जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूकंप था जो दिल्ली ने पहले कभी नहीं देखा था। 70 में से 67 सीटें। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। तो स्ट्रैटेजी क्या थी? बहुत सिंपल। लोगों को वो फायदे दो जो उन्हें हर रोज दिखें और महसूस हों। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बेहतर सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए फ्री मेट्रो राइड्स, मतलब ठोस दिखने वाले फायदे। मतलब इसे ऐसे समझें कि आपका प्लेटफॉर्म किसी बहुत गहरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे टिका था। ये विचारधारा की नहीं, सुविधा की राजनीति थी। लेकिन जैसे जैसे एएपी सरकार चला रही थी, वही छवि जिसने उन्हें सत्ता दिलाई वो टूटने लगी, और बहुत बुरी तरह टूटने लगी। और फिर एक नंबर सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 45 करोड़ रुपए। ये वो रकम थी जो मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन पर खर्च हुई, और यही नंबर एक बहुत बड़े विवाद की जड़ बन गया। इस 45 करोड़ के खर्चे को नाम दिया गया शीश महल। ये नाम बीजेपी ने दिया था, और ये ऐसा चिपका कि जंगल की आग की तरफ फैल गया। अब देखिए, विडंबना ये थी कि जो आम आदमी कभी अपने विरोधी पर एयर कंडीशनर लगाने के लिए निशाना साधता था, अब खबरें थीं कि उसके खुद के घर में इंपोर्टेड फर्नीचर और मिनी थिएटर है। केजरीवाल का कमजोर डिफेंस और घर का इंस्पेक्शन ना करने देना इस मामले को और भी बिगाड़ गया। शीश महल का विवाद तो छवि का था, लेकिन जो अगला संकट आया उसने तो पार्टी की बुनियाद पर ही हमला कर दिया। और यहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार का विरोधाभास। मतलब जो पार्टी ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई, वो खुद एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले में फंस गई। ये मामला था दिल्ली की शराब नीति का, जिसमें आरोप लगे कि प्राइवेट वेंडर्स को फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ली गई और वो पैसा पार्टी फंड में गया। एक के बाद एक पार्टी के टॉप लीडर्स गिरफ्तार होने लगे। पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, फिर सांसद संजय सिंह, और आखिर में मार्च 2024 में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इन गिरफ्तारियों ने पार्टी के उस नैरेटिव को तोड़ दिया कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि राजनीतिक साजिश वाली बात चली क्यों नहीं? देखिए, इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं था, कई बड़े नेता फंसे थे। दूसरा, मामला हर कोर्ट में टिक रहा था, जमानत बार बार खारिज हो रही थी। और तीसरा, जैसे जैसे चार्जशीट की डिटेल्स बाहर आईं, लोगों का मन भी बदलने लगा। तो भ्रष्टाचार के घोटाले ने तो पार्टी की जड़ें हिला दी। लेकिन एक और ग्रुप था जिसका भरोसा बहुत पहले से टूट रहा था। ये था मिडिल क्लास, जो कभी आपका बड़ा सपोर्टर था, पर अब उन्हें लगने लगा था कि उनके टैक्स का पैसा फ्री की रेवड़ियों में जा रहा है, जबकि सड़कें टूटी हैं, कूड़ा उठता नहीं और प्रदूषण का तो कोई हिसाब ही नहीं। उन्हें लगा कि बेसिक गवर्नेंस की कीमत पर सब्सिडी दी जा रही है। और इसी मौके का फायदा बीजेपी ने उठाया। उन्होंने एएपी को उसी के खेल में मात दे दी। एएपी ने 10 लाख तक की टैक्स छूट का वादा किया, तो केंद्र की बीजेपी सरकार ने 12 लाख तक की छूट दे दी।
और ये तुलना एएपी की एक और बड़ी कमजोरी को दिखाती है, वो है संगठन। एएपी के कार्यकर्ता ज्यादातर चुनाव के वक्त ही दिखते हैं, जबकि बीजेपी के पास आरएसएस का कैडर है जो साल के 365 दिन जमीन पर काम करता है। तो आखिर में सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि सिर्फ पॉपुलिज्म और अच्छी मार्केटिंग काफी नहीं होती। अगर आपके पास एक मजबूत संगठन और एक क्लियर विचारधारा नहीं है, तो सिर्फ एक चेहरे के दम पर बनी पार्टी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये लोकतंत्र में एक टिकाऊ राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने की चुनौतियों पर एक सबक है। पर सवाल ये है कि क्या कोई इस सबक पर ध्यान दे रहा है?